हेलो स्टूडेंट्स। होप कि तुम सब लोग ठीक हो। सबसे पहले तो अपॉलॉजी मेरी तरफ से कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना पाया और मैं कमेंट देख रहा था तुम सब लोगों के, तो ग्रीवांसेस तुम लोगों के वैलिड थे। तो आज मुझे टाइम अवेलेबल हुआ है तो मैं हाजिर हो गया अगेन तुम सब लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेरे पास 5.5 और इसका नाम है इलास्टिक डेफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। फर्स्ट इन योर बुक का ये टॉपिक है। तो वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। टॉपिक का नाम है इलास्टिक डेफॉर्मेशन, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन एंड इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है इलास्टिक एंड प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। और अगेन मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, कुछ डेफिनेशन हैं जो कि तुम लोगों ने याद करनी है। लेकिन अब इन सबको भी साइड रखो, साइड पे रखो, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इलास्टिक डेफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डेफॉर्मेशन। सबसे पहले एक रोड को इमेजिन करो, उसे तुम लोगों ने एक मशीन के साथ क्लैंप किया हुआ है। अब वो मशीन क्या कर रही है, इस रोड पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, स्ट्रेस लगा रही है। उस स्ट्रेस की वजह से क्या होगा, इस रोड की लेंथ चेंज होगी, है ना, इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ की वजह से जो स्ट्रेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल स्ट्रेस। पीछे पढ़ा हुआ है हमने। या टेंसाइल स्ट्रेस भी बोला जाता है। ऐसे स्ट्रेस जिसकी वजह से लेंथ बॉडी की इंक्रीज हो उसे बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस बोला जाता है। तो ये रोड है, इसे मैंने मशीन के साथ क्लैंप किया हुआ है और मशीन इस पे स्ट्रेस लगा रही है, एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा रही है। उसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, इसे अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं तो इनिशियली क्या होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाएगी मशीन इस पे उतनी ज्यादा इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की, जितनी ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा स्ट्रेन। तो इनिशियली क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन भी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे ज्यादा एक्सप्लिसिटली। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों के लिए कैच होगा कि तुम लोग कहोगे कि सर अगर स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन हो रही है, जैसा कि आप बोल रहे हैं स्ट्रेस लगाने से क्या हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, तो वाई नॉट स्ट्रेस को हमने एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं प्लॉट किया या क्यों नहीं यहाँ पे किया मेंशन, और स्ट्रेन को तो फिर हमें वाई एक्सिस पे मेंशन करना चाहिए था। हमने लोअर क्लासेस में तो यही पढ़ा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे शो करते हैं। अब स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है, स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है तो उसे एक्स एक्सिस में शो करना चाहिए था, जबकि स्ट्रेन डिपेंडेंट कर रही है स्ट्रेस पे। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन हो रही है तो स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाहिए था। लेकिन बच्चों, मैंने तुम लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे फिजिक्स में हम जो स्ट्रेसेस की बात करते हैं वो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं। समझाने के लिए मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली में जो हम बात कर रहे होते हैं वो इंटरनल स्ट्रेसेस है। मतलब अब मैं जब इस पे स्ट्रेस लगाऊंगा, इस रोड पे स्ट्रेस लगाऊंगा, वो मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस लगाता हूँ। उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, मतलब इसमें डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। उस डेफॉर्मेशन की वजह से इंटरनली स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जो कि बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करते हैं। मतलब अब यहाँ पे स्ट्रेन की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुई, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस मैंने लगाई, उसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, और स्ट्रेन की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं वो स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्ट्रेन हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रेन को मैंने एक्स एक्सिस में प्लॉट करवाया, जबकि इंटरनल स्ट्रेसेस जो कि मैं बात कर रहा हूँ उसे मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट करवाया, क्योंकि वो स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, मैं बात समझाने के लिए हम क्या देते होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रेसेस न्यूमेरिकली इंटरनल स्ट्रेसेस के बराबर होते हैं, तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब प्लॉट करना होता है तो हमें पता होना चाहिए जो हम स्ट्रेस की बात करें वो इंटरनल स्ट्रेसेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रेसेस स्ट्रेन की वजह स्ट्रेन होगी तो तभी तो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। तो इंटरनल स्ट्रेसेस को हम वाई एक्सिस में, क्योंकि डिपेंड कर रही है स्ट्रेन पे, और स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है तो इसे एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस बोलूंगा ना, ताकि बच्चों की विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है। तो क्या होता है, इनिशियली जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनली बढ़ती है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन प्रोपोर्शनली इंक्रीज होती है। देखो, जब हम ऐसे लिखते हैं ना स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ेगी, सिर्फ ये मतलब नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन तो बढ़ेगी, लेकिन कैसे, प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुश्किल कर दिया ना मैंने। स्ट्रेस के बनाने से स्ट्रेन प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यही बताता है कि प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगी। मैं एग्जांपल देता हूँ ओहम्स लॉ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, आगे भी पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिमाइंड होगा तुम लोगों को। ओहम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। बस मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल का मतलब बताना है तुम लोगों को एग्जैक्टली होता है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा वी को, पोटेंशियल डिफरेंस को, और वाई एक्सिस पे मैं लूंगा करंट को। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि पोटेंशियल बनाने से करंट तो बढ़ेगा लेकिन प्रोपोर्शनली इंक्रीज होगा। कैसे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स एक्सिस में मैं प्लॉट करता हूँ, मान वी को मैं थोड़ी देर, पता है ना एक्स एक्सिस में वी है 2 3 4, वाई एक्सिस में मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे नंबरिंग 2 4 6।
अच्छा, अभी जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, करंट जीरो, जब मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है, बैटरी का पोटेंशियल जीरो है, तो सर्किट में जो करंट है वो जीरो। अभी अभी बस मान के चलो ना, अब मुझे पता है कि मैं टॉपिक से हट रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन बस मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल तुम लोगों को बताना है। तो अभी जब पोटेंशियल मेरे पास जीरो, तो करंट जीरो। फिर जब मैं पोटेंशियल 1 वोल्ट करता हूँ, तो उसकी वजह से जो करंट है वो 2 एम्पीयर का, लेट्स सपोज मान के चलो मैं पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का इंक्रीज करता हूँ, तो करंट 2 एम्पीयर का इंक्रीज होता है। इनिशियली 1 वोल्ट इंक्रीज किया तो करंट 2 एम्पीयर का। अच्छा बच्चों, अगर ये नजर ना आ रहा हो तो यूट्यूब पे ऑप्शन होती है कि तुम लोग वीडियो को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। सिंपली तुम लोगों ने पिक्चर के ऊपर 2 फिंगर्स के साथ जूम इन या जूम आउट करना है, तो वो वीडियो जूम हो जाएगी, तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर ये छोटा लग रहा हो तो जूम कर सकते हो तुम लोग। अच्छा बहरहाल, जब मैं पोटेंशियल 1 वोल्ट का इंक्रीज करता हूं तो करंट 2 एम्पीयर का। अभी मुझे नजर आ रहा है 1 वोल्ट पोटेंशियल 2 एम्पीयर। फिर मैं पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करता हूं, तो जो करंट है वो मजीद 2 एम्पीयर इंक्रीज होके 4 पे आ जाता है। पॉइंट मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे नजर आ रहा है मैं पोटेंशियल को 1 वोल्ट का इंक्रीज करा रहा हूँ और करंट 2 एम्पीयर का इंक्रीज कर रहा है। अब अगर आगे भी मैं पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कराऊंगा, तो मुझे पता है अगर ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, अगर यहाँ पे मैंने पोटेंशियल 1 वोल्ट का इंक्रीज कराया तो करंट 2 एम्पीयर मजीद इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे था 1 वोल्ट इंक्रीज करा रहा था तो 2 एम्पीयर इंक्रीज कर रहा था। तो 3 पे तो अब जो पॉइंट आएगा वो आएगा 6 पे। इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब ये जो पोटेंशियल और जो करंट है सिर्फ इंक्रीज नहीं कर रहे बल्कि प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर रहे थे। जब पहले 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट इंक्रीज करने से 2 एम्पीयर करंट इंक्रीज कर रहा है, तो आगे भी 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने से 2 एम्पीयर करंट ही इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आगे ऐसा होता है कि मैं जो है वो पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज कराता हूँ, लेकिन उसमें जो करंट है वो 2 एम्पीयर का इंक्रीज होना चाहिए था ना, 2 की बजाय 1 एम्पीयर इंक्रीज होते हैं, 2 की बजाय 1 एम्पीयर इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने से करंट इंक्रीज तो हुआ, लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं हुआ। चाहिए तो ये था कि 2 एम्पीयर इंक्रीज होता, लेकिन अब मैंने पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाया, लेकिन करंट 6 से 7 पे चला गया, लेकिन जाना उसे 8 पे चाहिए था। तो यहाँ पे नहीं मैं कह सकता कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो यहाँ पे तुम लोग वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना, मेरे पास स्पेस की लिमिटेशन थी तो इस वजह से मैं कहीं और मेंशन नहीं कर सका ना। तो बहरहाल अब यहाँ पे आते हैं, इनिशियली क्या होता है कि रोड पे जब मैं स्ट्रेस लगाता हूं तो उसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रोपोर्शनली जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ती है, लेकिन प्रोपोर्शनली। इनिशियली जिस रेशियो के साथ दोनों इंक्रीज हो रहे होते हैं उसी रेशियो के साथ इंक्रीज होते जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद मैं स्ट्रेस तो बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ती भी है लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं करती, तो वो मेरे पास ग्राफ चल जाएगा इस तरीके से। वो पॉइंट जिसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो रिलेशन है वो डिस्टोर्ड हो जाए, वो खत्म हो जाए, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ये मेरे पास है प्रोपोर्शनल लिमिट, सिग्मा पी के साथ रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, इनिशियली इस रीजन में क्या आ रहा था, स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन बढ़ रही थी लेकिन प्रोपोर्शनली बढ़ रही थी। तो स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन प्रोपोर्शनली इंक्रीज करती जा रही और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद जो स्ट्रेस है उसके बढ़ाने से स्ट्रेन इंक्रीज होती है लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं होती। तो उस पॉइंट को मैं बोलूंगा ये मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, कि इसके बाद ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है ना वो बरकरार नहीं रहती स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ये मेरे पास है प्रोपोर्शनल लिमिट, और प्रोपोर्शनल लिमिट पे जो स्ट्रेस होगी उसे मैं सिग्मा पी के साथ रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट मेरे पास सिग्मा पी है, स्ट्रेस को सिग्मा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ना, और पी का मतलब होगा ये प्रोपोर्शनल लिमिट वाली स्ट्रेस है। तो इसे डिफाइन कैसे किया जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है, एंड्योर कर सकता है विदाउट लूजिंग द रिलेशन या विदाउट लूजिंग द स्ट्रेट लाइन रिलेशन या प्रोपोर्शनल रिलेशन को ब्रेक किए बगैर या लूज किए बगैर जो मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है उसे मैं प्रोपोर्शनल लिमिट या सिग्मा पी के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। समझ लगी, मैक्सिमम स्ट्रेस या ग्रेटेस्ट स्ट्रेस है जो कि मटेरियल एंड्योर कर सकता है विदाउट लूजिंग द प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उससे लूज किए बगैर जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक मटेरियल एंड्योर कर सकता है उसे मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, तुम लोगों को पता लग गया। अच्छा, इसके बाद क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन तो बढ़ती है,
लेकिन प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं होती। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो मेरे पास कर्व हो जाता है। लेकिन इस सारे रीजन में जब मैं स्ट्रेस लगा रहा था, स्ट्रेन बढ़ रही थी, जब मैं कहीं पे स्ट्रेस लगाना छोड़ देता था तो मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती थी। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल लिमिट में क्या हुआ, स्ट्रेस पर आने से स्ट्रेन बढ़ती थी, मैं स्ट्रेस को छोड़ता था, मटेरियल वापस आ जाती थी वापस। इस रीजन में भी क्या आता है कि स्ट्रेस पर आने से स्ट्रेन बढ़ रही थी, लेकिन जब मैं छोड़ता था मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैं स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ा देता हूँ कि उसके बाद मतलब स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूँ और एक वक्त ऐसा आता है कि जब मैं मटेरियल पे स्ट्रेस लगाना छोड़ देता हूँ लेकिन मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती, मतलब अब मटेरियल मेरे पास क्या होगी, परमानेंटली डिफॉर्म होगी। स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, अच्छा इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी कि ये जो मटेरियल वो मेरे पास परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। मतलब अब मैं स्ट्रेस जब मैं रिलीज करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आती। तो वो लिमिट जिसके बाद मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए, उस लिमिट को, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट, कि इसके बाद बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट की आगे डेफिनेशन है, इसे सिग्मा ई के साथ, वो स्ट्रेस के जिसके बाद बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, ठीक है, इसे इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेस भी बोला जाता है। इसके बाद क्या आती है, इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट, और यहां पे जो स्ट्रेस है उसे यील्ड स्ट्रेस या इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट के, इस पॉइंट के बाद बॉडी में परमानेंटली डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, स्ट्रेस तुम लोग लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। इलास्टिक लिमिट की डेफिनेशन क्या होगी, इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल कैन एंड्योर, जो कि एक मटेरियल एंड्योर कर सकते हैं विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन से पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक मटेरियल एंड्योर कर सकते हैं वो मेरे पास इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेस है। और प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है उसे लूज किए बगैर बॉडी में जो मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट स्ट्रेस जो बॉडी एंड्योर की कर सकती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को लूज किए बगैर, उस स्ट्रेस को मैं बोलता हूँ ये मेरे पास क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसे सिग्मा पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे सिग्मा ई के साथ इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस से बोला जाता है। अच्छा इस रीजन को जिसमें ये मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी लिमिट वाला और इलास्टिक लिमिट वाला आता है, स्ट्रेस आती है, इस रीजन को बोला जाता है इलास्टिक रीजन। मैं दूसरे मार्कर से के साथ लिख देता हूँ, इलास्टिक रीजन। किस पूरे रीजन में जब भी मटेरियल पे स्ट्रेस लगना बंद होगी तो जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जो पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें वापस आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के बाद बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, तो इस रीजन को मैं बोलूंगा ये मेरे पास है प्लास्टिक रीजन, और इस रीजन को प्लास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है, इफ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, अगर मेरे पास स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से भी बढ़ गई है, इलास्टिक लिमिट से स्ट्रेस बढ़ गई है, तो शुरू में क्या आता है, जो स्पेसिमेन है, जो मटेरियल है, बिकम परमानेंटली चेंज, तो जो मटेरियल वो परमानेंटली चेंज हो जाता है, एंड डज नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप, और अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आ पाता, एज स्ट्रेस इज रिमूव, जबकि स्ट्रेस भी इस पे रिमूव कर दिया है। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेन इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि जब मैं स्ट्रेस लगाना बंद कर देता हूँ, स्ट्रेस रिमूव कर देता हूँ, तो तब भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती, मतलब मटेरियल में परमानेंटली डिफॉर्मेशन होगी। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, तो मटेरियल के इस बिहेवियर को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। अच्छा ये इसके साथ रिलेटेड है। तो अब आगे है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा यहाँ पे भी क्या हो रहा है ना, मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ, अभी तक यही चलता आ रहा है, स्ट्रेस लगा रहा हूँ, स्ट्रेन जो है वो बढ़ती जा रही है, पहले प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रही थी, फिर प्रोपोर्शनलिटी वाला खत्म हो गया, फिर स्ट्रेस लगाने से सिंपली स्ट्रेन इंक्रीज तो हो रही है लेकिन प्रोपोर्शनली इंक्रीज नहीं हो रही, प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रही है, प्रोपोर्शनली नहीं हो रही। तो मेरे पास जो ग्राफ है वो कर्व हो जाएगा, फिर प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाते हैं कि जहां पे अगर मैं स्ट्रेस को छोड़ भी दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे भी स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन इंक्रीज करती जा रही। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस लगा देता हूँ कि जो मटेरियल है उसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब इस तरीके से मटेरियल में फ्रैक्चर आने लग पड़ता है। मेरे पास पहले मटेरियल ऐसा था, उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही थी, अब क्या हो रही है, इसमें नेकिंग स्टार्ट होगी, ऐसे दरमियान से वो थोड़ा सा पतला होता जा रहा है, तो इससे क्या बोला जाता है, नेकिंग स्टार्ट हो रहा है। तो वो पॉइंट जिसके बाद मटेरियल में फ्रैक्चर या नेकिंग स्टार्ट हो जाए उसे बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लेना, सिग्मा पी प्लास्टिक स्ट्रेस है या प्रोपोर्शनल लिमिट है,
सिग्मा ई मेरे पास ये प्लास्टिक स्ट्रेस नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट इसे मैंने बोला, ठीक है। सिग्मा ई मेरे पास इलास्टिक लिमिट है या यील्ड स्ट्रेस इसे बोला जाता है। फिर वो प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाता है, वहां पे स्ट्रेस के बनाने से स्ट्रेन बढ़ती है, लेकिन फिर वो एक पॉइंट ऐसा आता है कि स्ट्रेस के बाद मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। उस मैक्सिमम स्ट्रेस को बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिसके बाद मटेरियल में फ्रैक्चर यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो जाए उसे बोला जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस ही लगा रहे हैं हम, ऐसे स्ट्रेस जिसकी वजह से लेंथ चेंज होती है तो उसे टेंसाइल स्ट्रेस ही तो बोला जाता है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। इसके बाद क्या आ जाएगी, स्ट्रेस के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डेफिनेशन, यूटीएस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस। यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस मेरे पास वो मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर नेकिंग और फ्रैक्चर, जो कि एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है नेकिंग या फ्रैक्चर होने से पहले। तो नेकिंग और फ्रैक्चर होने से पहले पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेस एक मटेरियल एंड्योर कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है, उसे बोला जाएगा यूटीएस, और इसे सिग्मा एम के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज आल्सो रिगार्डेड एज नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। यूटीएस को बॉडी की नॉमिनल स्ट्रेंथ है ना, तो अभी नॉमिनल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो यूटीएस के बाद तो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है ना, नेकिंग होना शुरू हो जाती है। तो इसे यूटीएस को नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी, मटेरियल की नॉमिनल या टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है कि एक मटेरियल में कितनी नॉमिनल स्ट्रेंथ है, तो उसे हम देखते हैं यूटीएस के साथ। फिर इसके बाद आता है फ्रैक्चर स्ट्रेस। तो अगर हम यूटीएस से भी आगे चल जाए स्ट्रेस के बढ़ाने से, अब क्या होता है, मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो रही है, यूटीएस के बाद नेकिंग स्टार्ट हो रही है, नेकिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि मटेरियल पूरे का पूरा क्या आता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, उसे बोला जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। वो स्ट्रेस के जिसके बाद मटेरियल बिल्कुल दो हिस्सों में टूट जाए, उस स्ट्रेस को बोला जाएगा मेरे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस है। तो क्या होता है आफ्टर यूटीएस, यूटीएस के बाद जो नेकिंग है, द नेकिंग स्टार्टिंग द मटेरियल, मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड द स्ट्रेस एट विच नेकेड मटेरियल फाइनली ब्रेक, और वो स्ट्रेस जिसपे नेकेड मटेरियल फाइनली टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसे बोला जाता है फ्रैक्चर स्ट्रेस, और इसे सिग्मा एफ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि तुम सब लोगों ने नोट डाउन करनी, याद करनी है। प्रोपोर्शनल लिमिट सिग्मा पी, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन बरकरार रहता है। फिर इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस के जिसके बाद मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, वो मेरे पास लिमिट क्या होगी, इलास्टिक लिमिट। फिर प्लास्टिसिटी में चले जाते हैं कि वो रीजन के जिसमें अगर स्ट्रेस भी रिमूव कर दी जाए मटेरियल फिर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना, प्लास्टिसिटी में चला गया। फिर एक स्ट्रेस ऐसा आता है कि जिसके बाद मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस के जिसके बाद मटेरियल में नेकिंग स्टार्ट हो जाए उसमें यूटीएस, उसे यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाता है। फिर अल्टीमेटली वो स्ट्रेस के जिसमें मटेरियल पूरे का पूरा ब्रेक हो जाए उसे फ्रैक्चर स्ट्रेस सिग्मा एफ के साथ रिप्रेजेंट करके बोला जाता है। अच्छा, मेरे पास दो सब्सटेंस होते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस और ब्रिटल सब्सटेंसेस। डक्टाइल सब्सटेंसेस ना फ्लेक्सिबल सब्सटेंसेस को बोला जाता है, फ्रेजाइल सब्सटेंसेस को थोड़े लचकदार जिन्हें बोला जाए ना। तो ऐसे सब्सटेंसेस, डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्लास्टिक रीजन में जाते हैं, मतलब ब्रेक होने से पहले पहले उनमें प्लास्टिक रीजन आता है। लाइक मेरे पास कोई रोड है या, ठीक है, एक रोड को इमेजिन कर लो कि मेरे पास यहाँ पे मेंशन भी है, कॉपर का एक रोड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं स्ट्रेस लगा रहा हूँ तो क्या होता है, स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन प्रोड्यूस होती, फिर उसमें इलास्टिक लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट के बाद क्या होता है, इसमें प्लास्टिक रीजन आता है जिसमें परमानेंट डेफॉर्मेशन वाला आंसर मौजूद हो, एलिमेंट मौजूद हो, कि बॉडी में परमानेंट डेफॉर्मेशन भी हो। तो डक्टाइल सब्सटेंसेस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्लास्टिक डेफॉर्मेशन में जाते हैं, जिनमें प्लास्टिक डेफॉर्मेशन वाला रीजन होता है, उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है डक्टाइल सब्सटेंसेस। मतलब ये टूटने से पहले परमानेंटली एक मर्तबा डिफॉर्म होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि टूटने से पहले पहले परमानेंटली डिफॉर्म हो, प्लास्टिक रीजन में हो, उस सब्सटेंसेस को बोला जाएगा ये मेरे पास है डक्टाइल सब्सटेंसेस। इनकी एग्जांपल है लेड, कॉपर और रोट आयरन, मेरे पास ये डक्टाइल सब्सटेंसेस है। ब्रिटल सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जैसे ये इलास्टिक लिमिट से, ब्रिटल सब्सटेंसेस में क्या होता है, जैसे ये सब्सटेंसेस इलास्टिक लिमिट से आगे जाते हैं तो इनमें प्लास्टिक रीजन नहीं आता, बल्कि इलास्टिक लिमिट के बाद ये फौरन से टूट जाते हैं। मतलब इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ब्रिटल का, ऐसे इंक्रीज करते करते फिर इलास्टिक लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद ही ये टूट जाते हैं। इनमें प्लास्टिक रीजन नहीं आता। जैसे ग्लास है, ग्लास में कोई परमानेंट डेफॉर्मेशन वाला कोई वो रीजन में नहीं जाती ग्लास, तो इसमें क्या होता है, जैसे इलास्टिक लिमिट ब्रेक होती है तो उसके बाद वो फौरन से टूट जाएगा, प्लास्टिक रीजन नहीं आएगा इनमें। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस में क्या आता है, ब्रेक जस्ट आफ्टर, ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच ब्रेक जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, जो कि इलास्टिक लिमिट के फौरन बाद टूट जाए, उन्हें बोला जाएगा ये मेरे पास है ब्रिटल, आसानी से टूट जाने वाले है ना, ब्रिटल सब्सटेंसेस। इनके एग्जांपल है ग्लास, हाई कार्बन स्टील, बेरिलियम, बिस्मथ, क्रोमियम आर ब्रिटल सब्सटेंसेस। ये सारे के सारे मेरे पास ब्रिटल मटेरियल है।
हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, तो उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।